नमस्कार दोस्तों। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में वरुण त्रिपाठी जी जो एसआईपी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और इनको करीब 22-23 साल का स्टॉक मार्केट में और एज ए एडवाइजर अनुभव है और काफ़ी समय से निवेशित भी और लोगों का निवेश भी करा रहे हैं और लगभग 1000 से अधिक क्लाइंट को ये सर्विस दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है, छोटे से बड़े लेवल के लेकर के, और बहुत क्लाइंट का इन्होंने वेल्थ भी बनाया है और जीवन लोगों का बदल दिया है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज त्रिपाठी जी से हमारी मुलाकात हो गई है। तो त्रिपाठी जी नमस्कार। 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 और सब ठीक हैं? बढ़िया। अरे कभी हम लोगों के बीच में भी दर्शन दे दिया करो बीच बीच में, तो सौभाग्य की बात है। तो त्रिपाठी जी, हमारे जो भी निवेशक हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट हमसे बातचीत करते रहते हैं और बहुत सारे सवाल करते रहते हैं। तो आज आप हमसे मुलाकात हो गई है, तो हम तो इन लोगों को समझाते ही रहते हैं, लेकिन ये लोग आपसे सुनना चाहते हैं और अपने सवाल, इनके जो मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। सवाल क्या जिज्ञासाएं हैं, जैसा कि आपके बाजार में माहौल देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है और गिरावट है, गिरावट में निवेशक भयभीत होते हैं और मानव स्वभाव जब किसी का भी वैल्यूएशन कम होती है तो विचलित होता है। तो ऐसे में हमारे कुछ निवेशक हैं, तो उन निवेशक से बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाजार में इस समय एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसके बारे में 2 शब्द आप कहें। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और अपने मंच पे स्थान दिया। राजेश जी एक महान दार्शनिक हुए हैं हाब्स। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन था और बहुत लोकप्रिय हुआ है। वो कथन था कि मनुष्य अकेला पैदा नहीं होता है, मनुष्य हमेशा जुड़वा पैदा होता है, और जो जुड़वा भाई होता है उसका वो भय होता है, डर होता है। तो ये जो डर है ना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, और चाहे कोई एक निवेशक हो, फंड मैनेजमेंट का हो, चाहे छोटा निवेशक हो, चाहे बड़ा निवेशक हो। तो ये एक ऐसा पार्ट है कि जो हर व्यक्ति के साथ में जुड़ा रहता है, और ये वो चीज़ है कि जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। देखिए, एक तो ये गिरावट ना तो पहली है और ना ये अंतिम है। आज इंडियन मार्केट को अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे तो लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जब इसको किया गया तो 79 में हुआ, 80 मान लो उसको। तो तब से आज तक इसमें कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें आई, और उतनी गिरावट का तो अभी कोई इसमें दूर दूर तक कोई टेक्निकल इशू भी नहीं है। तो ये हमेशा चलता रहता है। और इक्विटी, खासकर जो इक्विटी रिलेटेड बाजार होता है, उसमें 10-15% कभी ऊपर जाना और नीचे जाना मायने नहीं रखता है। ये प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो इस बीच में जो नए निवेशक आए, वो उन्होंने सिर्फ तेजी तेजी देखी है, और वो तेजी जो है ना, वो लगातार चली। उनकी संख्या बहुत है, वो लगभग 10 करोड़ के लोग हैं। तो वो कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहे। वो आए कहाँ से? वो क्या हुआ कि ये एक परिस्थितियों बस ये क्लाइंट जनरेट हुए। इनकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। तो ये हुआ क्या कि जो कोरोना काल था उसमें लोग घरों में थे, और सडनली आईटी सेक्टर की सैलरियां बढ़ गई डिमांड के कारण। लोग घरों में थे, ब्रेन के तेज लोग होते, तो उन्हें उस समय क्या हुआ कि बाजार का मूवमेंट दिखा, तो वहां से वो निवेश करने लगे। फिर उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ, तो इसमें खासकर जो यंग एज के लोग थे वो बहुत तेजी से जुड़े। तो जो नया इन्फ्लो था, वो 10-12 करोड़ लोगों का जो इन्फ्लो था, उसने इस मार्केट को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। तो जो लोग उससे पहले के खरीदे बैठे थे, तो उन्हें अपना प्रॉफिट बनाना है, निवेश ही इसलिए किया है। तो ओवर वैल्यूड जो चीज़ें हो गई, यानी कि जो एक भाव से अधिक हो गया, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उन्हें बिकवाली करनी थी, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। अब उसमें क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में कुछ शेयर नीचे आए, और नीचे आने से अब जो नए निवेशक हैं, पुराने लोग जितने भी हैं, उन्हें आप देखेंगे उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कारगिल युद्ध भी देखा हुआ है, कोविड काल भी देखा हुआ है। अभी उतनी तो गिरावट कोई दिखी भी नहीं जो कोविड काल में। दूसरा क्या है कि जो कोविड काल था उसमें तो पता ही नहीं था, एक अंधेरी सुरंग थी कि आगे क्या होगा। अभी ऐसी कोई परिस्थितियां भी नहीं है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरीके की परिस्थिति है। हाँ, ये एक हेल्दी करेक्शन था जो कि डीप करेक्शन में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज सडनली कुछ परिस्थितियां जो पैनिक हो गई हैं। बात बाकी आप देखोगे कि तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, और बाजार में कभी भी डरना नहीं चाहिए। डरना तो
डरेंगे तो फिर वेल्थ नहीं बनेगी। मेन रीज़न है कि हमें डरना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। अब हम आपकी बात जो है अपने कुछ जो निवेशक हैं उनकी तरफ मोड़ना चाहेंगे। तो जो हमारे निवेशक हैं वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछिए भाई। सर मैं 3 साल पहले मार्केट में आया और मैं डायरेक्ट कुछ शेयर स्टॉक्स भी खरीदे मैंने और एसआईपी भी शुरू की। जो मेरा निवेश था 25% के आसपास रिटर्न था, वो घट के लगभग 6-7% ही रह गया। तो ऐसे में मैं क्या करूं? क्या एसआईपी चालू रखूं या स्टॉक खरीदूं, क्या करूं सर? देखिए, आपके 3 प्रश्न हैं। आप एक तो जो पहले से निवेश में जो आपका रिटर्न था वो कम हो गया। दूसरा एक प्रश्न है कि मैं स्टॉक में जाऊं या म्यूचुअल फंड में जाऊं। तो पहला तो ये है कि जो यहाँ पैसा बनता है वो टाइमिंग से ही बनता है। समय कितना आप दे रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। जितना समय दोगे उतना ही आप एक तरीके से कहना चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपको मिलेगी। दूसरा, जो इस करेक्शन पीरियड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यूनिट ज़्यादा है, लोकेशन मतलब यूनिट आपको ज़्यादा मिल रही हैं। तो जब ज़्यादा यूनिट मिलती हैं तो बाजार तो आज करेक्शन मोड पे है, कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उस यूनिट का मूल्य बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास ज़्यादा होंगी तो वो रिटर्न बनेगा। दूसरा क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि हमें स्टॉक में रहना चाहिए या म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि स्टॉक आइडेंटिफाई करना, पिक करना बहुत कठिन काम है। इसके लिए सबसे पहले तो एक रिसर्च टीम होनी चाहिए। रिसर्च टीम के साथ साथ में बहुत सारी उसके लिए मनी चाहिए, एक पूरी इंस्टीट्यूट चाहिए और उसके बाद भी गलती होने की संभावना बराबर बनी रहती है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अकेले रिसर्च नहीं कर सकता है और ना ही स्टॉक पिक कर सकता है, एक प्रश्न। दूसरा क्या है कि अगर आप अच्छा स्टॉक ले भी लिया तो आप ये तो जान ही नहीं पाओगे कि इस स्टॉक से हमें निकलना कब है। दूसरा क्या है कि जो बाजार में एक साइकिलिंग चेंज होती है वो आप एंट्री तो कर गए, लेकिन कब अब डिफेंस सेक्टर एकदम से आगे बढ़ा, एनर्जी सेक्टर एकदम से आगे बढ़ा, उसकी जगह पे एफएमसीजी सेक्टर आ जाए, कभी आईटी सेक्टर चलेगा, कभी कौन सा स्टॉक चलने लगेगा। तो इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल व्यक्ति कलेक्ट ही नहीं कर सकता है। आप एक कंपनी, एक चैप्टर पढ़ना मुश्किल होता है, जहाँ पे 2,500-3 हज़ार बड़ी कंपनियां हों, उनकी स्टडी करना, कौन सा स्टॉक। अब एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक समय ऐसा था कि जब वर्ल्ड वाइड नोकिया की 60% होल्डिंग थी, मतलब 60% पूरे दुनिया में नोकिया के मोबाइल बिकते थे। सडनली एकदम से ऐसे कौन सी चीज़ हो गई कि जो नोकिया जीरो हो गया और उसकी जगह पे दूसरे सेक्टर ने ले लिए, दूसरे कंपनीज आ गई। ऐसे ब्लैकबेरी देखोगे आप पूरी दुनिया से। तो एक डेवू मोटर्स करके होती थी, कोरिया की कंपनी थी, सैमसंग इंडिया में दोनों, और वो ये आपकी जो हुंडई साथ साथ इंडिया में आई। तो सडनली डेवू मोटर्स खत्म हो गई। तो वो कब आपको एग्जिट करना है, कब नहीं करना है। 2 स्टॉक आप देख लीजिए, हीरो होंडा और एलएमएल, दोनों साथ साथ आए। शुरू में एलएमएल बहुत अच्छा चला तो लोगों ने हीरो होंडा बेच के एलएमएल ले लिया और एलएमएल का शेयर आज खत्म हो गया और हीरो होंडा ने करोड़ों रुपए बनाए। तो ये आइडेंटिफाई करना, ये डिफरेंस करना, किस स्टॉक में रहना है, किस में नहीं रहना है, ये कोई भी दुनिया का व्यक्ति, मैं ही नहीं, ये नहीं कह सकता कि हमें किस स्टॉक में रहना है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि जब आपको बढ़िया एक सर्विस मिल रही है, अच्छी टीम मिल रही है, अच्छी रिसर्च एडवाइजिंग मिल रही है, तो हमेशा हमें एक कोच के सहारे रहना चाहिए। जैसे आप देखिए, तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है, तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन जब वो वहाँ से आया, रिटायरमेंट ले लिया, आईपीएल में आया, तब भी कोच रहता था। अब जिसने पूरी दुनिया का भगवान है वो कोच लेके खेल रहा है, क्योंकि कोच देखता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। अपनी मिस्टेक देख पाना असंभव होता है। अभी क्या हुआ, अभी जो नए लोग आए थे तो वो बाजार चल रहा था, इसलिए सारे स्टॉक चल रहे थे, एक दिशा थी, एक लय थी उसमें सारे। और जो नए निवेशक थे उन्हें क्या लग रहा था कि मैंने कोई स्टॉक पिक कर लिया, मेरी नॉलेज, मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए स्टॉक चल रहा है। अब वही जो स्टॉक है वो 70% टूट गए, कोई 60% टूट गया, कोई और ज़्यादा चला गया, तो बाजार तो रिकवर कर जाएगी, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो अपनी बराबरी पे नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ से को और नीचे रहे।
तो ये बड़ा कठिन है काम, इससे दूर रहना चाहिए। हम अब जिस सेक्टर में वहाँ अपना नॉलेज बढ़ाएं और काम करें, अर्निंग करें और उसको पार्किंग करें, म्यूचुअल फंड के सहारे रहें। जितना ज़्यादा आप इनोवेशन करेंगे उतनी परेशानी। वरुण जी, मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। मैंने पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट किया था। मेरी SIP बुक भी अच्छी है और समय समय पे एडवाइज़र की एडवाइजरी के कारण मैंने SIP टॉपअप और जब मार्केट डाउन हुई तो एडिशनल परचेज़ भी किया। बट 6 महीने का जो रिटर्न मैंने कमाया था उससे ज़्यादा मैंने इन 4-6 महीनों में खो दिया है। तो मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा, या तो मार्केट अगर नीचे जानी है तो मैं अपने रुपयों को यहाँ से रिडीम करके जब मार्केट अपना बॉटम बनाए तो मैं फिर से निवेश कर दूँ, और या फिर यही है कि मैं इससे जो मेरा लॉस चल रहा है मैं इसे एज इट इज़ चलने दूँ। तो इसमें मेरे साथ कन्फ्यूज़न ये है कि ये घाटा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मेरा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना मूलधन भी खो दूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि ये एक बाजार था, इसमें कई मंजिलें हैं। आपने जब निवेश किया था तो वहाँ से बाजार नीचे आई है, तो आपके एडवाइज़र ने जब बाजार नीचे आई आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, आपने इन्वेस्टमेंट किया भी। अब आपको लग रहा है क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ और अधिक लॉस ना हो मेरा। तो एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लॉस आपका, जैसे कि आप 20 मंजिल की बिल्डिंग में थे और आज आप छठी मंजिल पे आ गए हैं, तो 20 से छठी पे आ गए हैं, तो रिस्क तो आपका ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा था वो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि छठी मंजिल पे हैं, हो सकता है आप यहीं से मार्केट मूवमेंट कर जाए ऊपर, कितना और गिर सकता है, यहाँ से ज़्यादा भाई 2-4% और गिर सकता है। लेकिन यहाँ से अब 20-30% जो गिर चुका उतना तो गिरने की कोई संभावना दूर तक नहीं है। और यहाँ से बाजार कब मूवमेंट कर जाएगी, कब चल जाएगी, ये कोई व्यक्ति नहीं जानता। क्या पहले लोग जानते थे कि यहाँ से मार्केट इतना डीप करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी? सही है। तो जब ये चीज़ मालूम ही नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है ना, अमाउंट ना देखें, इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग देखें। क्या आपका इन्वेस्टमेंट 5 या 10 साल का हो गया है? क्या आपके गोल पूरे हो गए हैं? जिस उद्देश्य के लिए आपने निवेश किया था वो हो गया है? अगर आपकी टाइमिंग आप पीछे देख लीजिए, जिनकी SIPयाँ पुरानी हैं या जिन्होंने 5 साल 6 साल पहले लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें भी आपका FD से तो ज़्यादा रिटर्न होगा ही होगा, चाहे जितना खराब स्कीम आपके में लिए। तो ये आप जो ये अपने इन्वेस्टमेंट हमने 10-15 साल के लिए किया है, तो ये हमें धैर्य बना के रखें कि 10-15 साल रहें। उसका एक उदाहरण देख लीजिए कि पहले निप्पॉन जो था वो रिलायंस के नाम से था, 95 में आया था, HDFC भी था। तो जिन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया था, बाजार इतना भी गिर गया है, लेकिन आज उसकी भी वैल्यू करोड़ों में है, 1 लाख रुपए की। तो टाइमिंग इक्विटी देखिए शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म देख के यहाँ आए हैं तो गलत है। अगर आपके पास 3 या 5 साल का टाइम है, आप बने रहिए। इतना पैसा बनेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। 2030 में मिलिए आप हमसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेंसेक्स आपको 2030-31 तक आपको 2 लाख का सेंसेक्स दिखाई पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। तो धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुमूल्य समय दिया अपने जीवन से। हमारे कुछ जो निवेशक थे जिनको हम तो समझाते ही रहते थे, आज आपसे बात करके बहुत काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं। आपने उनके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, धैर्य से जवाब दिया। तो त्रिपाठी जी के लिए भाई तालियां होना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।